बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा हिस्ट्री का। हाउ व्हेन एंड वेयर, कि कैसे कब और कहाँ कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन से प्लेसेस पर हुए, कौन सी जगहों पर हुए। ठीक है, ये सब हम इस बुक में पढ़ेंगे। किसका माइक ओपन है? ये हर्ष। हर्ष माइक बंद करो। हर्ष माइक बंद करो। अब तो करो। देखिए, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें कल हमने सेंचुरी के बारे में बात की थी। तो सेंचुरी समझ में आ गई ना आपको कि किस सेंचुरी की बात की जाएगी? वो क्लियर हो जाएगा ना आपको सभी को। चलिए, कल हम बात कर रहे थे इंडिया इन द 18th सेंचुरी की 18वीं शताब्दी में इंडिया की स्थिति कैसी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ठीक है, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद उसके साम्राज्य के अंदर इंस्टेबिलिटी फैल गई, क्योंकि जो अलग अलग उसके क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो एम्बिशियस गवर्नर्स थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने आप को डिक्लेयर करना कि वो इंडिपेंडेंस है, और उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट प्रोविनेंस बना लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट स्टेट्स डिक्लेयर जिन्होंने अपने आप को स्वराज्य घोषित किया, उसमें अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था। ठीक है, और इसके साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह ने भी पंजाब में अपने सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ये भी हमने कल बात की थी। इसके साथ हमने बात की थी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद ससेक्शन को लेकर उत्तराधिकारी कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, इस बात को लेकर उनके बीच में, उसके बेटों के बीच में काफी युद्ध होने लगे। और जब बार बार युद्ध हुए, जब भी बार बार युद्ध होते हैं तो युद्ध में जान माल दोनों की ही हानि होती है, जिस कारण क्या हुआ, वो साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया और टूटने लगा। जब वो कमजोर हुआ, टूटने लगा, तो उसका फायदा बहुत से गवर्नर्स ने उठाया और अपने अपने क्षेत्र उन्होंने स्वतंत्र करा लिए। और उसके साथ ही 1739 के अंदर नादिर शाह ने और अहमद शाह अब्दाली ने 1761 के अंदर आक्रमण किया, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य की बची कुची जो रेपुटेशन थी वो भी खत्म हो गई। उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उनकी बैक, उनकी कमर बिल्कुल टूट गई, वो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गए। ये कल हमने पढ़ा था। और जैसे ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, उसके बाद ब्रिटिश लोगों को भारत में पैर पसारने का मौका मिला। और यूरोपियन कंट्रीज थी, इसके साथ साथ जो डच थे, पुर्तगालीज थे, फ्रेंच लोग थे, वो भारतीय व्यापार के प्रति आकर्षित हुए और वो भारत में चाहते थे मोनोलोपी, मतलब पूरे के पूरे व्यापार पर उनका ही एकाधिकार हो। ब्रिटिश चाहते थे कि मैं ही भारत से व्यापार करूं और कोई कंट्री नहीं। इसीलिए ब्रिटिश, डच और पुर्तगालीज के बीच में एक प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हुई और उसमें विजय हुआ ब्रिटिश। ठीक है, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी की बात की थी हमने। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था आपका 1757 में। मैंने कल बोला भी था, अंडरलाइन कर लेना। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैटल ऑफ जो बक्सर है वो हुआ था आपका 1764 के अंदर। तो बैटल ऑफ प्लासी और जो बैटल ऑफ बक्सर हुए, इसके जो बैटल ऑफ प्लासी है ना बेटा, इसे ब्रिटिश लोगों की पहली बड़ी जीत कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण वो बहुत ही कंफर्म हो गए और उनकी स्थिति बंगाल में काफी मजबूत हो गई। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के अंदर, तो कंप्लीट बंगाल की पावर जो थी उनके हाथों में आ गई। बंगाल बहुत ही रिच रिसोर्सेज प्रदेश था, जिसके कारण वो भारत के दूसरे प्रदेशों में भी अपना कंट्रोल करने लगे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर H5 पर ऊपर डॉट लग रहे हैं ना, 3 डॉट्स हम पढ़ चुके हैं। और पॉइंट नंबर 4, The British exploitative policies resulted in India's economic ruin and impoverishment of the peasantry. क्या हुआ? ब्रिटिशों ने जो इतनी शोषणकारी, दमनकारी नीतियां चलाई, बहुत ज्यादा लोगों पर कर लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए कि लोगों के पास यदि आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं रह गया। जितनी भी खेती होती, बहुत बड़ा भाग उन्हें रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और वो बहुत सख्ती से वसूल करती थी। ठीक है, यहाँ तक कि वो हिंदू लोगों को, किसानों को मारा भी जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे यदि वो लगान समय पर नहीं देते थे। आपने एक मूवी भी देखी होगी लगान की, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसानों का हक छीनती थी। ठीक है, देखिए आपने लगान मूवी।
उसके अंदर पूरा का पूरा दे रखा है कि बारिश नहीं हुई तो भी गवर्नमेंट को पूरा लगान चाहिए। लेकिन उस वक्त में क्या होता है, ये तो एक स्टोरी है, बताया गया कि ब्रिटिश और जो किसान थे उनके बीच में एक समझौता हुआ, वो क्रिकेट मैच की बात चल रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। क्रिकेट मैच के दौरान क्या हुआ, उनमें आपस में कंपटीशन हुआ कि अगर हिंदू लोग इस कंपटीशन को जीत जाएंगे तो उनका लगान माफ कर दिया जाएगा। और जैसे ही उनका लगान माफ हुआ और उस समय में बारिश भी हुई, बादल गरजने लगे, तो किसानों को डबल फायदा हुआ। एक तो उन्हें लगान नहीं देना पड़ा और दूसरी बारिश हो गई। लेकिन ब्रिटिश ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही कठोर थे लगान वसूल करने में। ये तो एक मूवी बनाई गई बेटा जिसमें दिखाया गया, लेकिन बारिश हो ना हो, सूखा पड़े, उनको कोई मतलब नहीं। आपकी उपज खराब हो गई, जल गई, कोई मतलब नहीं, बल्कि उनको तो अपना लगान फिक्स चाहिए, अपना रेवेन्यू फिक्स चाहिए। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, किसान बहुत ही दरिद्र हो गए। इम्पोवरिशमेंट मतलब दरिद्र, बहुत ही गरीब हो गए। Their policies created a widespread dissatisfaction. Their policies, ये जो नीतियां चला रहे थे वो नई नई, इसके कारण widespread, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो डिससेटिस्फेक्शन हो गई, डिससेटिस्फाइड हो गई, मतलब असंतुष्ट हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो संतुष्ट नहीं थे एंड रिसेंटमेंट, नाराज थे वो इन द इंडियन मासेस। भारतीय जो जनसंख्या थी, भारतीय जो लोग थे, उनके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर बहुत सारी नाराजगी और असंतुष्टता थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके अंदर ही अंदर ये सब जो है चीजें पनपती जा रही थी। और जब सब एक हुए तो उन्होंने ये सब चीजें जो उनके अंदर दबी थी, एक साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह, संघर्ष करने शुरू हुए और लास्ट में 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ। The revolt of 1857, 1857 का जो विद्रोह हुआ was a cumulative outcome of the exploitative policies of the British during this period. 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके कारण, इसके जो परिणाम थे, संचयी परिणाम थे उनकी दमनकारी नीतियों के। मतलब ऐसे परिणाम जो आगे बढ़ेंगे, मतलब इतने, अभी तो बहुत कम मात्रा में लोग एक साथ हुए, धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भावना जागने लगी कि यदि हम एक हो जाएंगे तो हम ब्रिटिश लोगों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं और अपनी भारत माता को फिर से स्वतंत्र करा सकते हैं। लोगों के अंदर कई नेशनलिज्म की भावना जागृत होने लगी। ठीक है, अब ये परिणाम आगे बढ़ने वाले हो गए और ब्रिटिश लोग जान गए कि उन्हें भारत आजाद तो करना ही होगा। ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई एंड गिव बर्थ टू ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट, जिसने नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। इससे आगे कभी भी लोगों का संघर्ष रुका नहीं और वो निरंतर स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते रहे। इससे पहले क्या था, 1857 से पहले लोग युद्ध नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ ब्रिटिश की जो दमनकारी नीतियां थी उन्हें झेल रहे थे, लेकिन इसके बाद वो निरंतर युद्ध करते चले गए। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, और एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद क्या हुआ, इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, भारतीय लोगों ने इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता को प्राप्त किया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से 1947 के। अब ये रखे हैं सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के स्रोत क्या है, मतलब यदि हमें आधुनिक इतिहास की जानकारी हासिल करनी है तो वो जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। जैसे अब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि खुदाई में हमें नगर मिले थे, ठीक है, हड़प्पा हड़प्पा शहर मिला, मोहनजोदड़ो मिला, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था क्लास 6 में। बर्तन मिले उस खुदाई के अंदर, हमने अंदाजा लगाया कि लोग इन बर्तन में खाते होंगे। जानवरों की हड्डियां मिलेंगे, ये जानवरों को पालते होंगे, है ना। ऐसे जो मॉडर्न इंडिया है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो देखिए। सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड के सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है प्राइमरी सोर्स और दूसरे हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स जो पहले मिले, मींस जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले, जो पुरातात्विक स्रोत थे, ठीक है, जमीन से कुछ चीजें मिली हमें, ठीक है, या फिर वो पुराने हमें अभिलेख मिले, अंग्रेजों के टाइम के लिखवाए गए, उस टाइम के शासकों के द्वारा लिखवाए गए। उसके साथ साथ हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपना जो भी काम करती थी ना, ऑफिस बने हुए थे और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लिखती थी, दस्तावेज बनाती थी, वो दस्तावेज मिले हैं हमें। सर्वे, ब्रिटिश लोगों ने कई सर्वे किए, कई सर्वेक्षण किए। ज्यादातर वो जमीनों का सर्वेक्षण करते थे कि कौन सी जमीन कितनी उपजाऊ है और इस पे कितने % कर लगाना चाहिए।
ठीक है, सेंसस जो जनगणना हुई, जनगणना के हमें सोर्सेज मिले हैं कि कितनी पॉपुलेशन थी उस वक्त इंडिया की। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, और उस समय में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स स्टार्ट हो चुकी थी। उस समय के न्यूज़पेपर्स मिले हैं, मैगजीन्स मिली हैं, जिसके अंदर हमें उस काल में क्या क्या घट रहा था उस न्यूज़पेपर के अंदर, उस मैगजीन से हमें काफी सारी डिटेल्स प्राप्त हुई है। ये है आपके प्राइमरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी सोर्स जो आर्टिकल्स थे, लोग जो लेख लिखते थे, ठीक है, रिव्यूज एनालिसिस करते थे, विश्लेषण करते थे, किसी चीज की समीक्षा करते थे। बुक्स मिली हमें उस टाइम की लोगों के द्वारा लिखी गई, बायोग्राफी मिली। बायोग्राफी क्या होती है बेटा? बायोग्राफी होती है एक जीवनी, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाता है, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और ये जो बायोग्राफी है, कोई व्यक्ति किसी के लिए लिख सकता है, ठीक है, वो अपने किसी राजा जो है अपने किसी मंत्री से लिखवा सकते हैं, किसी बड़े राइटर से लिखवा सकते हैं। डायरीज मिली पुराने समय की हमें, लोगों की पर्सनल डायरीज भी मिली है। एंड ऑटोबायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी क्या है? आत्मकथा। व्यक्ति खुद ही अपने जीवन के क्षणों के बारे में लिखता है कि उसने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसके सामने आई। तो हमें उस समय में जो ऑटोबायोग्राफी मिली, बायोग्राफीज मिली, डायरीज मिली, आर्टिकल्स मिले, ये सब आपके सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। तो देखिए बेटा, द मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। अभी मैंने बताया, हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। फर्स्ट है आपके प्राइमरी सोर्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। The following may be included in the list of primary source. Primary source में मैंने अभी आपको बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्वेज हैं, सेंसस है, एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स है। इन सब के बारे में अभी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो पुरातात्विक स्रोत है, मटेरियल्स बिल्डिंग ऑफ देयर रिमेन फाउंड इन एक्सकवेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के पार्ट है उस समय की जो बिल्डिंग्स मिली, बिल्डिंग्स में खुदाई में जो चीजें मिली, या उस टाइप की बिल्डिंग्स किस तरीके से वो लोग बनाते थे। आप देखिए, आज भी कई सारी बिल्डिंग ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई है, जैसे कि आप देखिए लाल किला है ना, लाल किला है। कुतुब मीनार तो उससे भी बहुत पहले सन 1100 में ही बन गया था। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। काफी सारी चीजें उनकी यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए, कॉइन्स आल्सो नेम इन दिस कैटेगरी, और कॉइन्स मिले हैं हमें वहां पर। कॉइन्स सिक्के, कैसी करेंसी चलती थी, अगर किसी क्षेत्र पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसी करेंसी चलाई, अगर वहां पर मतलब किस टाइप की करेंसी थी, कैसे कैसे चेंज हुआ, ब्रिटिश आने से पहले जो शासक थे उनकी करेंसी कैसी थी, ठीक है, सिक्का कैसा था, किस मेटल का बना था, उसके ऊपर क्या संदेश लिखा हुआ था, काफी सारी जानकारी हमें उससे मिलती है। However, the modern history sources are much more useful than the archaeological sources. मॉडर्न हिस्ट्री में हमें अभिलेख मिले हैं। अभिलेख जो पत्थर से खोद कर चट्टानों पर लिखे जाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्रोत है। क्योंकि बेटा जो दस्तावेज है, कई बार जो पुराने दस्तावेज होते हैं कि उन्हें खा गए, फट गए, पेपर गल गया, उस समय में पेपर भी बन चुका था, लेकिन जो पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख हैं वो कभी भी खराब नहीं होते। तो हमारे लिए काफी बड़े मेन सोर्स के रूप में है ये। पेज चेंज कीजिए, पेज नंबर H6। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है? देखिए, मैंने बताया गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स रखती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑर्डर एंड द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी, वो जो भी ऑर्डर, जो भी नया आदेश निकालती थी, एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, जो भी उनके अधिकारी जो थे, वो जो पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, पत्र व्यवहार करते थे, मे बी इंक्लूड द कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। दे प्रोवाइड इनवैल्यूएबल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ये हमें इनवैल्यूएबल, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं, उस समय में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन इन पत्रों से हमें बहुत ही ज्यादा जानकारी मिली है अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज। उस समय के इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या थे, गवर्नमेंट ऑफिस में सब रिकॉर्ड मिले हैं। दे आर वेल प्रिजर्व्ड इन आर्चीज एंड द लाइब्रेरीज। उन सबको प्रिजर्व, सुरक्षित रखा गया है आर्चीज और लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज पता है आपको क्या होती हैं, और आर्चीज होते हैं अभिलेखागार। पुरानी किताबें वहां पर मिलती हैं हमें।
थर्ड है आपका सर्वेज एंड सेंसस, मतलब सर्वेक्षण और जनगणना। सर्वे कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो सर्वे किए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ब्रिटिश लोग सर्वे करते थे। क्यों करते थे? डिमार्क टेरिटरीज एंड फिक्स लैंड रेवेन्यू टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब वो सर्वे कराते थे ताकि उन्हें पूरी अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिले कि वो किसी टेरिटरीज पर किसी टेरिटरीज की पहचान करने के लिए कि वहां पर कितना लैंड रेवेन्यू फिक्स होना चाहिए, जमीन कितनी उपजाऊ है, किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो कंप्लीट उसका एक सर्वेक्षण समय समय पर करते थे। Census was also started in the end of the 19th century, और 19वीं शताब्दी के अंत तक तो उन्होंने जनगणना करनी भी स्टार्ट कर दी। These census undertaken every 10 years, ये जनगणना हर 10 साल में होती थी, आज भी जनगणना 10 साल में ही होती है, ठीक है। अंडरटेकन एवरी 10 ईयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, इससे उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती थी और उसको देखकर ब्रिटिश अपने रिपोर्ट्स बनाते। फोर्थ था आपका न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन क्या है देखिए, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर प्रिंटेड इन द डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि कोई पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने न्यूज़पेपर अलग निकालते थे, अपनी अपनी मैगजीन्स निकालते थे। तो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स थे वो प्रिंट किए गए डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में। they not only provide news, just news ही provide नहीं करते थे, but also inform about the public opinion, बल्कि उसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन, लोगों के क्या क्या विचार हैं उसके बारे में भी जानकारी देते थे, ठीक है। इसके अलावा पैम्पलेट्स मिले, पैम्पलेट्स देखते हैं ना, कोई भी नया काम होता है तो हमारे घर में पन्ने से आ जाते हैं कि ये नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, यहाँ पर सेल लगी है, या जब इलेक्शन होते हैं तो वो पैम्पलेट्स पर्चे बांटते हैं, तो उस टाइप में भी पैम्पलेट्स मिले, आल्सो इम्पोर्टेंट एज ए रिफ्लेक्ट द पॉपुलर फीलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों की पॉपुलर फीलिंग को दर्शाते थे कि लोगों ने किस किस प्रकार के पैम्पलेट्स बनाए, किस प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर जागृत हो रही थी, किस प्रकार वो लोगों को जागरूक करने के लिए पैम्पलेट्स में क्या क्या लिखा करते थे। पर्सनल लेटर्स, इनके साथ साथ लोगों के द्वारा लिखे गए पर्सनल लेटर्स, पर्सनल डायरियाज हमें मिली हैं जिसमें लोगों ने अपने विचारों को शेयर किया है। एंड दे एक्टेड एज द पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दैन प्रिवेलिंग कंडीशन, कि उस प्रिवेलिंग कंडीशन में, उस प्रचलित कंडीशन में लोगों के क्या ओपिनियन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर, नेशनलिज्म की भावना लोगों में किस प्रकार डेवलप हो रही थी, किस किस प्रकार के संघर्ष हो रहे थे और लोग क्या चाहते थे, सब कुछ हमें उन पर्सनल डायरीज के अंदर मिला। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्राइमरी सोर्स से मिलती हैं। सेकंड है आपके सेकेंडरी सोर्स, जो गौण सोर्सेज होते हैं, विस्तृत जो सोर्स है उनके बारे में देखते हैं। The above mentioned original source are very important। आपने देखा जो हमारे ओरिजिनल सोर्स थे, जो प्राइमरी सोर्स है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड एम्पल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश रूल इंडिया, एम्पल मतलब प्रचुर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में हमें एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मात्रा में जानकारी प्रदान करते हैं। However, we should not forget, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए that some of them are official record, कि उनमें से कुछ उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो नेचुरली उसमें लोगों की भावनाएं तो इंक्लूड थी नहीं, ठीक है। दे वर रिटन एंड कंपाइल्ड बाय दोज, उन लोगों के द्वारा लिखे गए थे हु वर इन पावर, जो पावर में थे, उन्होंने अपनी कमियां उसमें नहीं दर्शाई बल्कि अपनी ही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वो उसमें लिखा करते थे, ठीक है। देयरफॉर दे प्रोवाइड ओनली लिमिटेड एंड वन साइडेड व्यू, इसलिए उन्होंने उसमें सीमित और सिर्फ वन साइड को लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या व्यू था, उसके अंदर उन्होंने लोगों की भावनाओं को ऐड नहीं किया। These records also don't help us understand what other people in the country felt, इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन थी हमें ये नहीं बताती कि गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरे लोग थे, आम जो लोग थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो क्या चाहते थे, वो समझने में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। What was the actual motive behind the official action? इन ऑफिशियल एक्शंस के पीछे क्या क्या मोटिव था, क्या उनका उद्देश्य था? The conclusion arrived by the scholars and the historians after studying the above mentioned original source may be called as the secondary source। कह रहे जो कंक्लूजन निकला, जो कंक्लूजन निकला, विद्वान जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स को कहते हैं विद्वान, और जो इतिहासकार थे, जब उन्होंने इन ओरिजिनल सोर्सेज को, सेकेंडरी सोर्सेज को जब उन्होंने
अच्छे से ध्यान पूर्वक उनको पढ़ा तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये तो सेकेंडरी सोर्स हैं जिन्हें हम ओरिजिनल सोर्स बोलते हैं। दे आर अवेलेबल देम इन द आर्टिकल्स, हमें आर्टिकल्स के रूप में, रिव्यू के रूप में एंड बुक्स के रूप में मिले हैं। उसके साथ साथ बायोग्राफीज मिली हैं, ऑटोबायोग्राफीज मिली हैं, डायरीज मिली हैं लोगों की, मतलब कौन से लोगों की, फेमस पर्सनालिटी जो उस वक्त के फेमस लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक मिली भारत की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। तो ऐसे फेमस पर्सनालिटी की बुक मिली एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि हमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स। ओके, उस समय में क्या सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी लोगों की। ठीक है, ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड थे उससे तो सिर्फ हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानकारी मिली, लेकिन सेकेंडरी सोर्स ने हमें काफी ज्यादा जानकारी दी। तो बेटा जो ये फर्स्ट चैप्टर था, जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, सिर्फ एक हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज। सभी बच्चे निकाल लीजिए एक्सरसाइज, ओपन कर ली सभी ने। सौरभ, बुक ओपन हो गई, पेज नंबर H7 ओपन कर ली सभी ने। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बताइए। यस मैम। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सबसे पहले इसके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी इंक्लूड अमंग द प्राइमरी सोर्स, कि प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है। प्राइमरी सोर्स मैंने बताया थे ना अभी, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सेंसस, बायोग्राफीज, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बताइए क्या नहीं है प्राइमरी सोर्स में? इसमें एक ऐसा सोर्स है जो कि प्राइमरी में ना आकर सेकेंडरी में आता है, वो कौन सा है? बायोग्राफी। बायोग्राफी जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो सेकेंडरी सोर्स है। तो टिक कर दीजिए आप बायोग्राफी पर। हो गया। सेकंड मैम है बीच पे अरेंज द पेज नंबर H7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज बायोग्राफी। सेकंड है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन ऑर्डर in which they took place starting from the first। कह रहे इन इवेंट्स को हमने एक ऑर्डर में लगाना है, एक क्रम अनुसार लगाना है इनको, कि पहले क्या हुआ। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और इन्वेंशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अब हमने इनको एक सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस में लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए ये घटनाएं कौन कौन से ईयर में हुई। तो आप बताइए मुझे, इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह, पेंसिल ले लीजिए और सामने लिख दीजिए, नादिर शाह का इन्वेंशन कब हुआ? नादिर शाह ने भारत पर इन्वेंशन आक्रमण कब किया? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण है 1739। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह 1739 लिख दो उसके सामने। सेकंड है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ 1757। मैम 1757। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर, कौन बता रहा है बैटल ऑफ बक्सर? मैम 1764। 1764। एंड इन्वेंशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली मैम 1761। 1761। अब यदि आप इसको एक क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले ये हुआ ए, फिर बी, फिर सी, ए बी डी सी। तो आप कौन से ऑप्शन को लगाएंगे बताइए? मैम डी। ऑप्शन बी। मैम बी पॉइंट जो है ए बी डी सी, इसका बी पॉइंट देखो, सबके ईयर सामने लिख लो। आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है यहाँ पर 39, 75, 57, 1764, 1769। तो आपका हो गया ए बी डी सी, ये हो गया आपका ए बी डी सी।
इसे लिख लो आप, बी वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इन हाउ मेनी पीरियड्स। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को कितने टाइम पीरियड में डिवाइड किया? 3 टाइम पीरियड। कौन कौन से थे वो? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, कर दीजिए इसे 3 कर दीजिए। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। मैम 19th। मैम कौन गई? मैम मैम गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर कितने आते हैं? गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं आपके प्राइमरी सोर्स में। प्राइमरी सोर्स, औरंगजेब की डेथ हुई 1707। 1757 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है आपके ट्रू एंड फॉल्स। मैम थर्ड में 1707 है। 1707, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। बताइए ट्रू फॉल्स, बताइए बेटा मुझे। न्यूज़पेपर आर इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या न्यूज़पेपर एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है या नहीं? बताइए। न्यूज़पेपर आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में वो चीजें हैं जैसे पत्थर से लिखे अभिलेख और खुदाई में मिली चीजें या पुरानी बिल्डिंग। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप फर्स्ट। सेकंड है, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739। अभी आपने मुझे बताया था नादिर शाह ने इंडिया पर कब आक्रमण किया था? 1739 में ही किया था ना। तो यहाँ तक। Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका, हैदर अली एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी इन हैदराबाद। हैदर अली ने अपनी अथॉरिटी हैदराबाद में स्थापित की थी। अपनी सत्ता हैदर अली ने की थी मैसूर। मैम फॉल्स। मैसूर का शासक था हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। तो फॉल्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां थी रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया। उसके जो ब्रिटिश लोगों ने आर्थिक नीतियां चलाई उसके उससे क्या हुआ? भारतीय लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो बहुत ज्यादा फले फूले या उनका नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ था। बताइए। हाँ, तो फॉल्स करेंगे। नंबर 5, The British thought survey were important to effective administration. ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यदि हमने प्रशासन को सही ढंग से चलाना है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वे करना भाई, क्योंकि वो सर्वे करते थे। चलिए, सभी का हो गया बेटा? यस मैम। हो गया यस complete? मैम। अब ये बताइए मुझे, नोटबुक कंप्लीट हो गई आपकी? चैप्टर नंबर 5 Yes, जिन yes. बच्चों ने नहीं कर रखा था वो हो गया कंप्लीट? बताइए। कल नोटबुक देखूंगी मैं, चैप्टर नंबर 5 जियोग्राफी की और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अब जिसका वर्क हो गया बेटा वो लीव कर दो क्लास को। मैम ठीक है क्लास। मैम रिसोर्सेज का चैप्टर देखोगे ना कल? हाँ, रिसोर्स वाला चैप्टर। मैम हमारा ओके भी मैम। सारा कंप्लीट है। मैम हमारा भी। क्या कर रहे हो?
मैम सारा कंप्लीट अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी लीव करो, कल देखेंगे। लीव कर दो फटाफट। ओके मैम। हिमांशु, भावना, नरगिस, लीव करो। नरगिस, हिमांशु, भावना। भावना लीव करो। भावना, भावना क्लास लीव करो। भावना, मेरी आवाज नहीं आ रही। पलक लीव कर दे बेटा। मैम एक बार ये बता दो कि मैम जो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर है वो कब भेजोगे? कब भेजूंगी? कौन से चैप्टर नंबर फर्स्ट के? ये वाले यस मैम, हिस्ट्री के। हिस्ट्री के जब करवाऊंगी तब भेजूंगी। कल ओके करवाऊंगी या परसों करवाऊंगी। ओके मैम। आप डेली होमवर्क चेक किया करो स्कूल ऐप में। चलो जल्दी लीव करो। लीव करो पलक। पलक लीव करो।